ओके। तो मैंने बताया था कि मुझे ये आदमी, रोता हुआ आदमी, इसकी पिक्चर बहुत ज्यादा अपीलिंग लगी थी। आर्टिकल नो डाउट बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने सोचा कि इसे ले लेते हैं। ठीक है। ओके चलो, हाँ तो हम पढ़ते हैं रूरल अर्बन डिवाइड। हमने देखो, जब मैं वो पढ़ा रहा था, क्या कहता है, हाँ हमने पहले पढ़ा था कि हाउ कोविड 19, मैंने क्वेश्चन भी दिए थे मेंस के, कि हाउ कोविड 19 इज गिविंग राइज टू मोर इनइक्वालिटीज। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया था। दूसरा क्वेश्चन डिजिटल डिवाइड का क्वेश्चन था। मैंने शायद मेंस का तुम्हें लिखने के लिए भी बोला था, जो तुम्हें लिख के मुझे भेजने पड़ेंगे, पक्का भेजने पड़ेंगे। डिजिटल डिवाइड वाला भेजा था। और उसमें डिजिटल डिवाइड में मैंने अलग अलग डायमेंशन दी थी। जेंडर डिवाइड हो गया, रीजन रीजन मतलब रूरल अर्बन डिवाइड हो गया, और उसके अलावा प्राइवेट गवर्नमेंट डिवाइड हो गया, है ना। तो रूरल अर्बन डिवाइड वो केवल डिजिटल डिवाइड नहीं है, वो अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ा डिवाइड है, अगर तुम देखो तो। कि मतलब बहुत सारी एरियाज के अंदर, ठीक है। तो ये आर्टिकल पढ़ के मुझे एक बहुत बड़ा शौक लगा कि अगर हम मतलब ऐसे इमेजिन करें, आर्टिकल पढ़ने से पहले मुझे ये लग रहा था कि ऑब्वियसली रूरल सेक्टर, रूरल एरिया के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ा है कोविड का। मैं ऐसा सोच रहा था, रूरल इकोनॉमी के ऊपर, है ना। पर आर्टिकल में मुझे कुछ और ही लगा। कुछ और ही फैक्ट्स तो अलग ही मतलब स्टोरी बयां कर रहे थे, दैट अर्बन एरियाज वर इफेक्टेड मोर। ठीक है। तो वो मतलब किन फैक्टर्स के बेसिस पे बोल सकते हैं, क्या रीजन था कि रूरल रीजन पे कम इम्पैक्ट पड़ा। ऐसा नहीं है कि पड़ा ही नहीं, पर कम पड़ा। वो देखते हैं अब क्यों। देखो, ये जो मैंने टेबल बना रखी है और जो डेटा नीचे कोट कर रखा है ना, ये एज इट इज तुम एग्जाम में कोट कर सकती हो। बहुत अच्छा डेटा है कि अर्बन एरियाज के अंदर इनकम रिडक्शन जो हुई थी लोगों की, सपोज वो 50% हो गई थी, रूरल एरियाज के अंदर केवल 33% ही हुई थी। कहने का मतलब ये कि 100 रुपए किसी की इनकम थी, तो अर्बन एरियाज में वो घट के 50% हो गई, 50 रुपए हो गई। पर रूरल एरियाज के अंदर किसी की 100 थी, तो वो घट के 66 रुपीज हो गई। ठीक है। और ये दो मतलब पैमानों पे डिसाइड किया, एक तो इनकम बेसिस पे और दूसरा खाने के बेसिस पे। क्वालिटी ऑफ फूड अर्बन एरियाज में 90% रिड्यूस हुई है, और रूरल एरियाज में 80% रिड्यूस हुई है। ठीक है। तो ये जिन्होंने ये सर्वे किया है, ये है हंगर वॉच था सर्वे का नाम। और ये क्या है, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडी। और दूसरा राइट टू फूड कैंपेन। ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि हु कंडक्टेड द सर्वे नेम हंगर वॉच, तो ये दो ये आंसर हो गए। ओके। फिर एक अजीम प्रेम जी भी की यूनिवर्सिटी, ये मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये दो जो नाम है ना, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी, ये प्रीलिम्स का रियली इंपॉर्टेंट है। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया, ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है। फिर एक कमेटी का नाम था जो कि पॉवर्टी रिलेटेड अपने को देती है, क्योंकि पुराना जो डेटा था वो तो काफी पुराना हो गया ना। अभी ये रीसेंट डेटा है अनूप शतपथी कमेटी का। अनूप शतपथी को देख लेते हैं कैसे दिखते हैं वो। अनूप शतपथी। अनूप शतपथी, ये है अनूप शतपथी। कौन है ये? हाँ यही है। ठीक है। ओके। हाँ, तो अनूप शतपथी कमेटी की डेटा ये बोलती है कि 23 करोड़ पीपल डेली इनकम इज बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 375 रुपीज। तो ये याद रखना कि नेशनल जो डेली मिनिमम वेज है दैट इज 375 रुपीज। और 23%, 23.23 करोड़ लोगों की जो नेशनल इनकम है, सॉरी जो डेली वेज है, वो नेशनल डेली वेज से कम है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है। रूरल अर्बन डिवाइड के अंदर तुम फूड और इनकम के बेसिस पे कंपेयर कर सकती हो, सर्वे का नाम लिख सकती हो। अजीम प्रेम जी ये जो है, ये तो ठीक है, खैर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जब तुम डेटा कोड करो कि हैज कोविड 19 फर्दर इंक्रीज द पॉवर्टी, दैट्स ट्रू, 23 करोड़ लोगों की है। और ये अनूप शतपथी कमेटी का तुम नाम कोड कर सकती हो। ठीक है। इन डेटा का अगर तुम एक जगह इकट्ठा करना चाहो तो कर सकती हो, नहीं करना चाहो तो भी दैट्स आल्सो फाइन, क्योंकि मतलब हम डेली के डेली पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है। ब्रॉड पैटर्न्स याद करने की जरूरत है कि कोविड की वजह से बिल्कुल पॉवर्टी इंक्रीज हुई है, रूरल अर्बन डिवाइड है वो इंक्रीज हुआ है। एक चीज ये बोलती है कि इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ा इकोनॉमी के अंदर। 50% हैव मूव्ड फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ। जोमेटो, स्विगी वगैरह ये लोगों को एम्प्लॉय करते थे,
इट्स काइंड ऑफ अ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इनके पास अपनी आईडी होती है, सैलरी मिलती है ना, और कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो ये सब फॉर्मलाइजेशन के अंदर आती है। ठीक है, अभी इनका मार्केट खत्म हो गया है काफी हद तक, तो फिर इन लोगों की भी नौकरियां चली गई है। तो अभी ये लोग फिर क्या करने लगे, ये लोग कोई चौकीदारी करने लगा, कोई हो सकता है किसान बन गया फिर से। तो दिस इज इनफॉर्मलाइजेशन। इनका जो इम्पैक्ट हुआ है, ये मतलब सर्विस क्लास पे नहीं हुआ है बड़ी बड़ी, ये हुआ है मतलब जो छोटे तबके के लोग हैं ना, उनका इनफॉर्मलाइजेशन हुआ है। ओके, तो ये समझने वाली बात है। और अब क्वेश्चन ये आता है कि रूरल पे कम इम्पैक्ट क्यों हुआ और अर्बन पे ज्यादा क्यों हुआ। तो उसके लिए दो चीजें बोलते हैं। एक तो रूरल के अंदर रूरल इकोनॉमी जो थी पिछली वेव के अंदर, वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की वजह से, और दूसरा एमजी नरेगा की वजह से। नरेगा की वजह से क्यों, क्योंकि गांवों के अंदर नरेगा ने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दिया, और फूड सिक्योरिटी वाली जो चीज थी वो, एक और डेटा देखने को मिला था कि शहर वाले लोगों के पास, जो शहर के माइग्रेंट वर्कर हैं वर्सेस जो रूरल, मतलब अर्बन पुअर है वर्सेस रूरल पुअर, अर्बन पुअर लोगों के पास राशन कार्ड है ही नहीं, रूरल पुअर के पास ज्यादा राशन कार्ड है। तो उस वजह से फूड सिक्योरिटी उन पे नहीं आई, है ना, इनसिक्योरिटी सॉरी। तो सोल्यूशन क्या था अगर इस पूरे डिस्कशन से, कि जो मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन तो यही है कि नरेगा जैसी चीज शहरों के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि नरेगा मतलब क्या है, नेशनल, महात्मा गांधी नेशनल, सॉरी, रूरल एम्प्लॉयमेंट है ना, गारंटी। तो ऐसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी करके भी कुछ होना चाहिए। और आप मनरेगा के दिन को 200 से लेके 200 तक बढ़ा दीजिए, और कुछ है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का वो होना चाहिए कि मतलब कैश ट्रांसफर वाली चीज पे भी बोल रहे हैं कि लोगों को कैश ट्रांसफर कीजिए। देखो, मैं कैश ट्रांसफर के 100% फेवर में तो नहीं हूँ। ये चीज मतलब पूछ भी सकते हैं, जैसे कि वो पीएम किसान है, वो भी कैश ट्रांसफर स्कीम है ना। तो 100% फेवर में नहीं है, लेकिन इनके भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर हम करंट सिनेरियो देखें, इम्पोर्ट अच्छा यही होगा कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, आप स्किल डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, इकोनॉमी से चल नहीं रही है ना। तो इस सिचुएशन के अंदर कैश ट्रांसफर सीम्स लाइक अ गुड ऑप्शन, है ना। तो ये तुम कर सकते हो कि अगर पूछे डू यू थिंक दैट कैश ट्रांसफर आर गुड ऑप्शन, तो मेरे ख्याल से अभी की सिचुएशन को देखते हुए कैश ट्रांसफर अच्छी चीज होगी। लॉन्ग टर्म में तो नहीं डेफिनेटली, क्योंकि जब इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर जाएगी तब हमें फिर से यही देखना होगा कि दैट वी इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द पीपल। ओके, तो ये तो पढ़ लिया मैंने, पर मुझे फिर भी कहीं ना कहीं खटक रही थी कि क्या मुझे एमजी नरेगा और एनएफएस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पूरी तरह से पता है। मनरेगा 2005 में आ गया था, एनएफएस 2013 में आया था, मतलब फूड एज अ लीगल एंटाइटलमेंट हमने 2013 में सोचा, है ना। तो ये काफी मतलब इंडिया के अंदर, जहाँ पे फूड सिक्योर इनसिक्योरिटी कितने सालों से हो रही है, लीगली एंटाइटलमेंट इसे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये है, एनएफएसए का मतलब ये है कि दैट पीपल आर लीगली एंटाइटल्ड टू हैव फूड। अगर लोगों तक खाना नहीं पहुंचता है, दैट बिकम्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, तो इसीलिए ये लीगल एंटाइटलमेंट हो जाता है, दैट इज अ बिग थिंग। कि अगर खाना नहीं पहले नहीं पहुंचता था तो ओके, मतलब ठीक है, किसी को आप अम, मतलब वो नहीं कर सकते कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर नहीं थी कि सबके पास खाना पहुंचना चाहिए। अभी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, अगर खाना नहीं पहुंचा तो इट वुड बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, तो एनएफएसए ये बोलता है कि 75, एनएफएसए का कवरेज है 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये रुपया तो रेट तो पता ही होगा, 3 to 1, 3 रुपए राइस के, 2 रुपए गेहूं के, और 1 रुपए मिलेट्स के, कोर्स ग्रेन मिलेट्स नहीं बेसिकली। ठीक है, अब ये रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग टोटल इंडिया में 75 करोड़ बेनिफिशियरी हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के। तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी चीज है ये, मैं बहुत बड़ी चीज है इनफैक्ट। 2 यूएसए कवर हो जाए, 2 यूएसए क्या मतलब 1.5 यूएसए कवर हो जाए इतनी पॉपुलेशन में, तो जितना हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लोग कंपेयर करते हैं ना, यूएसए इंडिया, यूएसए इंडिया। इंडिया जितने लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहा है फ्री के अंदर, या फिर सब्सिडाइज रेट के अंदर, उसके अंदर 2 या 2.5 यूएसए कवर हो जाता है। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, हम आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मतलब दो हाउस होल्ड को इन्होंने कैटेगराइज किया है, एक है AAY, एक है PPH, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, PHH सॉरी, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, PHH। ठीक है, तो ये कीवर्ड है AAY PHH। AAY मतलब अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना के अंदर 35 किलो धान मिल 35 किलो ग्रेन मिलते हैं पर
हाउस होल्ड, और यहाँ पे है 5 kg पर पर्सन प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर सपोज एक घर के अंदर 8 मेंबर्स, मैं ऐसा सोच रहा था, ठीक है, तो उस घर के अंदर तो पहुंच गया 40 kg इसके अकॉर्डिंग, है ना। मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा था कि क्या ये ठीक है या नहीं है। और अगर मान लो कि किसी एक अंत्योदय अन्न योजना, मतलब एकदम मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, अंत के अंदर जो लोग है ना, उनका उदय होना, मतलब उनके उदय के लिए बात कर रहे हैं, तो अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो पहुंचता है पर हाउस होल्ड के अंदर। और मान लो किसी एक हाउस होल्ड के अंदर 8 मेंबर है, ए वाई हाउस होल्ड में, तो उनके पास तो केवल 35 किलो ही पहुंचेगा। तो ये तो अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन हाउस होल्ड की बात करते हैं, यहाँ पे अपन पर्सन की बात करते हैं, पीपीएच में, प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंदर। ओके, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो क्वेश्चनेबल है कि नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। अब हम बात करते हैं कवरेज। अच्छा, कवरेज में क्या क्या होता है, पीडीएस भी आता है इसमें, मिड डे मील स्कीम आता है, आईसीडीएस आता है। पीडीएस मतलब हर कोई एक्सेस कर सकता है, मिड डे मील यानी ओनली बच्चे, आईसीडीएस यानी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन प्लस चाइल्ड केयर। ओके, तो ये तीनों ही मतलब अपने आप में अलग अलग लोगों को टारगेट करते हैं, टारगेटेड डिलीवरी। ओके, और पता है एनएफएसए के अंदर प्रोविजन है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को 6,000 रुपये पर मंथ मिलना चाहिए। ये एक लीगल प्रोविजन है, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने स्कीम्स के बारे में सुना है, मैंने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में सुना है, मैंने वो कौन सी मातृ वंदन योजना के बारे में सुना है, लेकिन ये लीगल प्रोविजन है कि एनएफएसए के अकॉर्डिंग कि लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन को पैसे मिलने चाहिए हर मंथ 6,000। ओके, तो ये रेट याद होनी जरूरी है, और ऐसा प्रोविजन है ये पता होना जरूरी है, ठीक है। और अलाउंस, अगर सपोज मान लो खाना नहीं मिलता है तो अलाउंस मिलेगा, ये चीज याद रखना, खाना नहीं मिलेगा तो अलाउंस मिलेगा। फिर आते हैं हम एनजी नरेगा के ऊपर। तो एनजी नरेगा भी वो लीगल एंटाइटलमेंट देता है, ठीक है, तो ये तो पता ही होगा। और एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। जो वेजेस होंगी वो मिनिमम वेज जो होगी स्टेट की उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, गिवन टू एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। मिनिमम वेज किसको मिलनी है, जो एग्रीकल्चर लेबर को मिले, किसी और को नहीं, मतलब फैक्ट्री वर्कर्स को नहीं, ना ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। मिनिमम वेज अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर लेबर। ओके, और मिनिमम की वेज कितनी, जो कि स्टेट के अंदर दी जाती है, ठीक है। अगर 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिला तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। ओके, और 50% ऑफ द वर्क है वो ग्राम सभा कोऑर्डिनेट करेंगे। 50% ऑफ द वर्क शुड बी कोऑर्डिनेटेड बाय द ग्राम सभा। तो दो तीन फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट ये कि एटलीस्ट 33% वुमेन और 50% ऑफ द वर्क शुड बी कोऑर्डिनेटेड बाय ग्राम सभा, ठीक है। ये तो हो गया मनरेगा। अब आते हैं मनरेगा के कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं, मनरेगा नहीं एमजी नरेगा। चैलेंजेस क्या क्या है, एक तो वो जो अलाउंस होता है ना वो मिला ही नहीं 15 डे के बाद वाला, ठीक है। ग्राम पंचायत को फ्रीडम ही नहीं है कि वो मतलब 50% ऑफ द वर्क जो है वो काम करा सके। अनकम्प्लीट वर्क, अनकम्प्लीट इनकम्प्लीट वर्क, ठीक है। और एमजी नरेगा के अंदर इतनी फंडिंग ही नहीं मिल पाती कि इतने लोगों को फाइनेंस कर सको, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सको, ठीक है। तो एमजी नरेगा के कुछ कुछ क्रिटिसिज्म है। तुम्हें बेसिक समझना है कि एमजी नरेगा है क्या, ग्राम के लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे जिससे कि वो पॉवर्टी में ना चले, वो है एमजी नरेगा, ठीक है। सो हमारे करंट अफेयर्स आर ओवर, थैंक यू सो मच, वील मीट नेक्स्ट वीक, बाय बाय।